गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोग लेक्चर 1 देखे थे और लेक्चर जहाँ से रोके थे उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग जातीय विभेद देखे थे और आज हम लोग लैंगिक विभेद के बारे में देखेंगे। इस सब का संबंध हम लोग राजनीति के साथ देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चला कहेंगे तो उन्हीं से कि मास्टर के पास संसाधन कम है, मास्टरवा तो और गरीब है, तो मास्टरवा के जो सामान है, जितना मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। तो चला वीडियो के अगर पसंद आता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आएगा और फिर खूब बढ़िया से पढ़ा जाएगा। चेला गुरु मिल के हमने यूट्यूब पर राज किया जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेक्चर 2 में लैंगिक विभेद और राजनीति के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे चला कि लैंगिक विभेद के बारे में, कि लैंगिक विभेद होता क्या है। ठीक है, देखो हम लोग जातीय विभेद देखे थे कि राजनीति में और राजनीति में कैसे जाति हावी रहता है। राजनीति अब हम देखेंगे कि राजनीति कैसे लैंगिक विभेद करता है। लैंगिक मतलब क्या होता है? लिंग। समाज में 2 लिंग है, एक स्त्री और एक पुरुष है। इसके अलावा एक तीसरा लिंग भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सब जो लिंग है इस समाज का ही भाग है। ये लोग क्या करता है, इन लोग का साथ भी विभेद होता है, इन लोगों के ऊपर भी राजनीति होता है। अभी देखिए बंगाल में चुनाव हुआ तो मोदी जी महिलाओं के वोट के आधार पे, बिहार में चुनाव होता है तो नीतीश कुमार महिलाओं के वोट के आधार पर जीत जाते हैं और सरकार में आ जाते हैं। तो यहाँ लिंग के आधार पर भी होता है। आइए हम लोग कंटेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ लिखा है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, अर्थात जब महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार, अवसर और सम्मान नहीं मिलता है तो इसे ही लैंगिक विभेद कहते हैं। देखो चला, लैंगिक विभेद का डेफिनेशन तैयार है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर जब भेदभाव स्टार्ट हो जाता है, पुरुष के साथ तो ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है बच्चों, लेकिन महिलाओं के साथ बड़ी भेदभाव होता है। तो यही जब भेदभाव होता है, जब महिलाओं को पुरुष के बराबर हम लोग अधिकार नहीं देते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है? समाज में लैंगिक विभेद होता है ना, समाज में महिला पुरुष के बीच भेदभाव शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक विभेद। देखो यहाँ देखो, समाज में पुरुष और नारी समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। जैसे घर में पति और पत्नी होता है, पिताजी और माता है, माँ और पिताजी हैं, तो घर के ये दोनों क्या है? पहिया है कि नहीं है? वैसे ही समाज में जो पुरुष है और नारी है, इस समाज का एक 2 पहिया है। समाज है, इस समाज के 2 पहिया है, पुरुष और नारी। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के लिए दोनों को समान उन्नति आवश्यक है। अभी नहीं है कि पुरुष आगे बढ़ते जा रहा है और महिला को दबाते जा रहा है, महिला नीचे जा रही है। यही ना हुआ था कि पहले समाज में नारी को ना पढ़ने का अधिकार था, ना किसी भी तरह का काम करने का नारी को अधिकार नहीं था। इसी को लेके बहुत सारा आंदोलन भी हुआ है भारत में और विश्व में, नारी को बढ़ावा देने के लिए। और बहुत सारा कानून बना संविधान में जिससे महिलाओं को अधिकार मिला है, पुरुष के बराबर अधिकार मिला है, तो वो चाहे संपत्ति हो चाहे कुछ भी हो। इन लोगों के बीच क्या होता है? काम का विभाजन हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम माने काम, मेहनत। जो काम होता है ना उसका लैंगिक रूप से विभाजन कर दिया है। कैसे किए हैं? तो कई वर्षों से काम के लिंग के आधार पर बांटा गया है। देखिए क्या बांटा गया है। पहला काम, महिलाओं को घर के अंदर का काम दिया गया है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़ा धोना, बच्चों का लालन पालन पोषण करना। हम लोग क्या समझ लिए हैं कि महिला जो है ना, वो घर में खाली कपड़ा धोएगी, खाना बनाएगी, घर पोछेगी, अब लड़का पैदा करके लड़का को पोसेगी, पालन पोषण करेगी। अब पुरुष के बारे में क्या अवधारणा बन गया है कि पुरुष को घर के बाहर का काम सौंपा गया है, अर्थात पुरुष बाहर का काम करके पैसा कमा सकता है। क्या स्त्री पैसा नहीं कमा सकती है क्या? बताओ ना। देखो तो आज स्त्री हर सेक्टर में है कि नहीं, अच्छे पोस्ट पे है। अभी मैट्रिक एग्जाम होगा चला, उन्हें मैट्रिक एग्जाम देगा, टॉपर का लिस्ट आएगा तो लड़की के देखो कितना नाम रहता है टॉपरवा में। यूपीएससी का एग्जाम होगा, टॉपर का लिस्ट आएगा उसमें कितना लड़की रहती है। तो महिला को मौका दोगे तब ना भाई।
देखो खाली घर में रख लिया है, चूल्हा चौका करवा रहा है, उपयोग कर रहा है, बच्चा पैदा करके मशीन बना रहा है। महिला बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। लेकिन ओकरा एक बार मौका देके देखो ना, कितना समाज में एकदम एकदम कितना मतलब वो लोग आगे बढ़ के दिखाती है। तो महिलाओं को समाज में भेदभाव जब किया जाएगा, तो महिलाएँ पिछड़ जाएँगी। महिलाओं को सब चीज़ में बराबरी का मौका दोगे, महिलाएँ समाज में एकदम गर्दा उड़ा देगी। आगे आओ, आज के आधुनिक युग में महिलाएँ हर क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, वैज्ञानिक आदि पुरुषों के बराबर काम कर रही है। बात को समझा ही चुके हैं। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के मुख्य कारण। देखो, पहले अगर कोई कोई समाज में बहुत पीछे चला गया है, मान के चलो कि घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा बहुत तेज हो गया, एक बच्चा कमज़ोर हो गया है, तो इसके पीछे कारण है कि आपने माँ-पापा जो हैं उसके एक बच्चा के ऊपर पूरा फ़ोकस कर दिए हैं और एक बच्चा के ऊपर फ़ोकस उनका कम हो गया है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं, टीचर हैं तो हम जानते हैं, हम बहुत सारे बच्चों को भी देखते हैं, उनके माँ-बाप का फ़ोकस बड़े बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उनको लगता है कि बड़का बच्चा को जल्दी पढ़ा देंगे ना, तो जल्दी-जल्दी से पढ़ लिख के आगे बढ़ के पैसा कमाना शुरू कर देगा। छोटका को थोड़ा ध्यान कम देते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटका पीछे रह जाता है, बड़का आगे निकल जाता है, या कभी छोटा आगे निकल गया, बड़ा पीछे रह गया। उसी तरह समाज में है, महिला और पुरुष है। समाज क्या करता है कि बेटा को खूब बढ़ावा देता है, बेटा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, बेटा को सब सुख-सुविधा देगा। बेटी होगी ओकरा सुख-सुविधा नहीं दे देगा, ओकरा घर में काम करला रख देगा। घर में छोटा बच्चा है तो उसके देखभाल में रख देगा। जब ये सब काम करवाओगे भाई महिलाओं से, तो उनका दयनीय स्थिति होगा ना। तो वही दयनीय स्थिति का कुछ कारण दिया है जिसको एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना है। पहला कारण है शिक्षा का अभाव, सबसे बड़ा दुःख है भाई, शिक्षा का अभाव। आप नाम सुने होंगे पंडिता रमाबाई को। उन्होंने सिर्फ़ किताब पढ़ने के लिए, पहले समाज में कहा जाता था कि अगर बेटी पढ़ लिख जाएगी ना, तो दुःख लेके आएगी। बेटी अगर पढ़ लिख जाएगी, तो परिवार में दुःख लाती है, परिवार में रोग लेके आती है। पहले अवधारणा था, रूढ़िवादी था, यही फैला हुआ था। शिक्षा का अभाव था, महिलाएँ बहुत पिछड़ गई थी। अगर आप रेशियो देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखते हैं, तो 80.9% पुरुष साक्षर हैं। पढ़े लिखे कितने पुरुष हैं? तो 80.9%। अब महिलाएँ कितनी हैं? 64.6% महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं। देख रहे हो कितना भयानक अंतर है। अब इस शिक्षा का अभाव से महिलाएँ पीछे रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ज़रूर रहेंगी। दूसरा देखो, सामाजिक कुप्रथाएँ। सामाजिक कुछ कुप्रथा जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा। ये जो कुप्रथा है, इससे महिलाओं को काफ़ी हानि हुई है। इसके कारण क्या कहा जाता था कि महिलाएँ अगर बेटी है, तो बेटी है तो ओकरा छुपा कर रखना पड़ेगा भाई, उसका बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। बेटी है, उसका अगर शादी की है, पति मर गया तो उसके पति की चिता पे बेटी को जला देना, ये सती प्रथा है। बाल विवाह, लड़की का उम्र का शादी का विवाह का उम्र, लड़की अभी मैच्योर भी नहीं है, पकड़ के ओकर बियाह करा दिया। सबसे बड़ा दुःख तो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा के कारण समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। समझता है कि अगर किसी घर में बेटी हुई, तो बाप का मुँह कुकुरखानी बन गया। बाप मुँह बना लिया कुकुरखानी। काहे बना लिया रे भाई? ये बेटियाँ पैदा हो गई, अब एकर बियाह करना होगा, एकरा दहेज देना होगा। पढ़ा लिखा दो, बेटी नौकरी कर लेगी, वो अपन दहेज खुद ही ले लेगी, अपने मेहनत से ले लेगी। अब अगर पढ़ाइबे नहीं करेगा तो सामाजिक कुप्रथा में पढ़ के बाल लड़कियों के साथ भेदभाव करेगा तो लड़की पीछे रहेगी ही। तीसरा कारण है भ्रूण हत्या, बड़ी भयानक है। समाज में देखो, 1000 पुरुष पे 943 को स्त्री है। जानते हैं उसके कारण क्या है? बेटी पैदा होती है, पहले ही लिंग जाँच करा लेगा, जो कि इलीगल है। इस लिंग जाँच कराने वाले लोग से हम बहुत नफ़रत करते हैं। जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह का केस अपने आस-पास आप देखते हैं, तो उन लोगों से एकदम रिश्ता तोड़ लीजिए, जो लिंग जाँच करा के बेटियों को मार देते हैं और बेटा अगर रहा तो खुशी मनाते हैं और बेटियों को मार देते हैं। देखिए ना भ्रूण हत्या कैसे होता है? जब लिंग परीक्षण के बाद पुत्र जन्म की चाहत एवं दहेज जैसी प्रथा के कारण आधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भ में ही बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। इसे ही भ्रूण हत्या कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, इसे बताइए। तो आप बताएंगे कि जब लिंग परीक्षण के द्वारा पुत्र जन्म की चाहत में और दहेज जैसी कुप्रथा से बचने के लिए बेटियों को गर्भ में ही लिंग जांच करके मार दिया जाता है आधुनिक उपकरणों की सहायता से,
इसी प्रक्रिया को हम भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसके कारण ही पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम हो गई है। वो डाटा बता ही दिए हैं। 2011 में जनगणना हुआ था, अभी वर्तमान में जनगणना हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष है तो 943 वो लड़की है। आप सीधा मिला लीजिए ना, सीधा और सीधा लगभग 47 को लड़की की संख्या कम हो गया, 57 को लड़की की संख्या कम है। तो इतना 57 को लड़का तो कुंवारे रह जाएगा ना, ऐसा ही है। अभी तो समाज में देख रहे हो भाई, एगो लड़कवा है तो 3-4 गो लड़की सेट कर लेले है। एगो लड़का 3-4 गो सेट कैले, ऐसे ही साला हम लोग घूम रहे हैं पागल की तरह। दूसरी बात, जो रूढ़िवादी लोग हैं वो स्त्री का, पुरुष लड़की का हत्या कर दे रहा है, बच्चियों का हत्या कर दे रहा है, तो जनसंख्या कम हो गया। जैसे और क्या होता है कि लिंग अनुपात कम हो गया है, महिला पुरुष का संख्या एक दूसरे के अनुपात में कम हो गया है। अब आगे आते हैं, अगर मान लेते हैं कि समाज में कुप्रथा फैला हुआ है, महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई है, तो उनका उत्थान करना है, उनको आगे बढ़ाना है। उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाती है। सरकार क्या कदम उठाती है? यहाँ लिखा हुआ है, भारत में महिला उत्थान एवं लैंगिक समानता के लिए कई कदम उठाए गए। महिलाओं को बढ़ाने के लिए हमारे भारत में बहुत तरह का कदम सरकार उठाई है, जिसमें पहला कदम देखिए यहाँ पर, कितना अच्छा तरीका से बनाया गया है, नोट्स को देखिए आप। पहला कदम है, संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। यह किया गया है कि समाज में अगर महिला है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। उसके साथ भेदभाव करने पर समाज में कानून बनाया गया संविधान में, कि अगर कोई भेदभाव करता है उस पर कार्रवाई हो। और समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाएं अगर किसी ऑफिस में काम कर रही है, उसी ऑफिस में पुरुष भी काम कर रहा है, तो महिलाओं का वेतन कम रहता है, पुरुष का वेतन ज़्यादा रहता है। तो बोला गया नहीं, दोनों समान जब काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए समान वेतन होना चाहिए। दूसरा बात देखिए बच्चों, कि लड़कियों की शादी का न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई तथा दहेज लेना और घरेलू हिंसा को अपराध घोषित किया गया है। पति है, पी के आया, आँख लगा पत्नी को मारने, तो घरेलू हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दहेज के लिए सास ससुर और पति मिलके पहले क्या करता था कि लड़कियों को जला देता था, लड़कियों को मार देता था। ये घरेलू हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? दहेज मांग रहा है कि नहीं, हमरा के अगर तू 10 लाख रुपया ना देबो, हम बियाहे ना करब। ये दहेज लेना, ई सबको क्या किया गया, इस सबको अपराध घोषित कर दिया गया। और लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया कि लड़कियां क्या करेगी, 18 वर्ष तक अपना पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी करेंगी, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएंगी। तीसरा कारण देखिए, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए तीसरा पॉइंट देखिए, पति से अलग होने पर भरण पोषण का अधिकार एवं पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया। बोला गया कि अगर शादी विवाह लड़की का हो गया है और उसका पति उसको छोड़ दिया है दूसरा विवाह करने के चक्कर में, तो उसका भरण पोषण के लिए उसको पैसा देगा, उसका जीवन काटने के लिए उसको पैसा देगा। अब पहले क्या था कि घर का जो संपत्ति होता था उसमें सिर्फ बेटा का हक होता था, लेकिन कानून बना के संविधान में बेटी को भी संपत्ति में हिस्सा दिया गया। चौथा देखिए, लड़कियों को शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय, महिला शिल्प शिल्प सदन, मातृ सेवा सदन आदि स्थापित किया गया, जिससे महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। लड़कियों को पढ़ने के लिए अलग अलग स्कूल खोला गया, लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत बढ़ावा दिया गया। बिहार में देखिए ना, साइकिल योजना लाया गया, ड्रेस ड्रेस को दिया गया, लड़कियों को मैट्रिक में पास करने पर उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, इंटर में पास करने पर प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इससे महिलाएं क्या होती है, समाज में आगे बढ़ती है और इनका उत्थान होता है। हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की दयनीय स्थिति देखें, दयनीय स्थिति के लिए शिक्षा का अभाव कारण है, सामाजिक कुप्रथा कारण है, भ्रूण हत्या कारण है। अब उनका उत्थान कैसे होगा? अगर उन लोग क्या हो रहा है कि उन लोग का स्थिति अगर दयनीय है, तो वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगी? उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार बहुत सारा कानून लाया, बहुत सारा कानून बनाया गया, जो कि आप लोग अभी देखे हैं, 1 से लेके 4 के बीच में। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अब देखिए, 5वां कारण देखते हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार के लिए अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का स्थापना हुआ। महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ ऐसा काम करना कि वो अपना स्वरोजगार करें। जैसे देखिए, अभी नीतीश कुमार
चुनाव के पहले वो घोषणा किए थे कि सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपया मिलेगा, फिर उनको 1,80,000 रुपया बाद में मिलेगा। इस रुपया के माध्यम से महिलाएँ छोटा-छोटा रोज़गार करेंगी, जैसे बकरी पालन करेंगी, गाय पालन कर लेंगी, जैसे छोटे-छोटा पापड़-वापड़ बनाएँगी। तो इससे क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक विकास होगा और महिलाएँ अपने समाज में आगे बढ़ेंगी। छठा देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया 1990 में। तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1990 में किया गया। इसका इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है, उसकी जाँच करना और उसका शिकायत करना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1990 में गठित हुआ था, उसका मेन काम था कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का जाँच करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। 7वां देखेंगे, स्वरोजगार के लिए 1982 में ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना और स्त्री शक्ति जैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो जब भी बच्चों आपसे पूछेगा कि भारत में महिलाओं की उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाया गया है, उसके बारे में बताएँ, तो आप लिखेंगे कि समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्य रूप से 7 तरह के 7 तरह के पॉइंट को आप बताएँगे कि 7 तरह के पॉइंट हैं, उसको लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? पहला आपको बता ही दिए, 1 से लेके 7 तक बताती हैं, उसको आप देख लेंगे। एक बात आपसे एकदम रिक्वेस्ट है, ये जो 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर जो पॉइंट है, इसको आप कन्फर्म लिखेंगे। इसको लिखने पे आपको नंबर मिलेगा। अब आइए, अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात क्या देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण बहुत ही वीवीआई, एकदम इसको आप एकदम रटिए जाइएगा, समझ में आ ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा रटिए जाइएगा। महिला सशक्तिकरण पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। महिला सशक्तिकरण क्या है? आप लिखेंगे उसका परिभाषा, महिलाओं को अपने जीवन में जुड़े फैसले लेने के लिए काबिल और स्वतंत्र बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। मतलब महिलाओं को इस लायक बना दीजिए, इस लायक उनको काबिल बना दीजिए कि वो अपना फैसला खुद कर सकती हैं, इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने 1975 में पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा किया तथा ऐसे अनेक प्रयास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन राजनीतिक स्थिति अभी भी दयनीय है। बात सही है। सरकार ने महिलाओं को उत्थान के लिए, ऊपर आपको पॉइंट बताए ही हैं, इस सरकार ने महिलाओं को उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को लाया था 1975 में पहली बार, और अनेक तरह के नियम लाया गया। जो ऊपर आप 7 पॉइंट देखे हैं ना, उस सब नियम को लिख दीजिएगा। लेकिन महिलाएँ सब कुछ में आगे बढ़ गई, आर्थिक रूप से आगे बढ़ गई, सामाजिक रूप से आगे बढ़ गई, लेकिन महिलाएँ आज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हैं। और इसी कारण अभी मोदी जी सदन में महिला आरक्षण का बिल लेके आए थे, जो बार-बार पास नहीं हो रहा है। देखिए, आज भी समाज में कितना मतलब लोग मतलब रूढ़िवादी हो गया है कि महिला बिल को पास नहीं होने दे रहा है कि इससे क्या होगा कि महिलाएँ समाज में आगे बढ़ जाएँगी। तो आज भी गाँव में हम सुनते हैं, जाते हैं तो गाँव में देखते हैं कि नीतीशवा बड़ी खराब आदमी है, सब लड़कियन के पढ़ा दे रहा है, ओइसे ना सब लड़कियन देख रहा है, फलनवा लइकन के संगे भाग जा रही है, चिलनवा लइकन के संगे भाग जा रही है। मतलब कि लड़की पढ़ गई तो फलना लइका के संगे भाग गई, चिलना लइका के संगे भाग गई। तो लइकवा भाग रहा है, वो का है? वो गधा है, वो पढ़ लिख के गधा बन गया है कि वो भाग रहा है। लड़का को कोई दोष नहीं देता है बाबू, सब लड़की के दोष देता है। तो खैर, ये समाज का दोगलापंथी है, छोड़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में नगर निगम को, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा देश भर में ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम में, नगर पालिका में, इसमें क्या किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का व्यवस्था कर दिया कि महिलाएं राजनीतिक रूप से क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगी। बिहार में तो नीतीश कुमार महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निगम में 50% का आरक्षण दिए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रथम बिहार ही है जो महिलाओं को 50% आरक्षण
दिया है। अब आगे आइए, संसद एवं विधानमंडल में अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई वर्षों से सरकार 33% महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना चाहता है, लेकिन अभी भी क्या है, अटका हुआ है बाबू, अभी भी क्या है, अटका हुआ है। जो अभी बता दिए, अभी हाल ही फिलहाल में, अरे 15 दिन नहीं हुआ अभी, महिला आरक्षण बिल आया था कि सदन में भी, लोकसभा और विधानसभा, इस सब में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, उनकी भागीदारी 33% की जाए। लेकिन देखिए, अभी लोकसभा में टोटल 550 को सीट है, उसमें महिलाओं का संख्या कितना है, 72 गो महिला है, इतना कम सीट है, देख रहे हैं ना। तो इसी को बढ़ाने के लिए अब बच्चों हम आते हैं, पहला हम लोग देखे जातीय विभेद, दूसरा हम लोग देखे लैंगिक विभेद, लैंगिक विभेद के बारे में पढ़ लिए, और हमारा अंतिम है धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति। ये धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम नहीं था, बल्कि नैतिक मूल्य था। महात्मा गांधी बोले थे, महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू बोले कि लगता है कि राजनीति में जाति घुस गया है, धर्म घुस गया है, तो लगता है ना कि राजनीति अभी खराब हो जाएगा। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन धर्म माने कौन धर्म, हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं, नैतिक मूल्य। जैसे मानव का नैतिक मूल्य है कि जीव मात्र में दया की भावना रखे, तो यह सब राजनीति में रहना चाहिए कि हर प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के प्रति हम लोग को सही सोच रखना चाहिए। गांधी जी का यह कहना था, ठीक है। लेकिन देखिए अभी राजनीति क्या होता है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में धर्म और राजनीति का संबंध बहुत खराब हो गया है। राजनीति का, धर्म का इस्तेमाल वोट और सांप्रदायिकता के लिए किया जा रहा है। आजकल देखिए ना, आजकल राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए। फलना एरिया में बड़ी मुसलमान का संख्या है, तो भाई रे वहाँ मुसलमान का सीट है, तो मुसलमान को टिकट दो और मुसलमान धर्म को खूब वहाँ बड़ाई करो। किसी जगह पे हिंदू का संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक है हिंदू, तो वहाँ हिंदू का खूब बड़ाई करो। एकदम आजकल खूब वोट बैंक के रूप में हिंदू मुसलमान जात वात का खूब प्रयोग किया जा रहा है। यही सब तो सांप्रदायिकता को फैलाता है। सांप्रदायिकता का सीधा सा मतलब है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भावनाओं को, भेदभाव को बढ़ावा देना, और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराना, दंगा फसाद कराना, यही क्या है, धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद है। आगे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। जो लिखा गया है हूबहू छाप दीजिएगा एग्जाम में। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी और किसी विशेष धर्म के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगी। अर्थात सरकार या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आप सुनते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष पंथ, इस सब मतलब संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसका मतलब होता है कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। अर्थात बोला गया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाएगा, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अब देखिए, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में सभी को धर्म, विश्वास और पूजा की आजादी दी गई है। मुसलमान है अपना मस्जिद में पूजा कर सकता है, हिंदू अपना मंदिर में पूजा कर सकता है। हिंदू का मन है मस्जिद में जाकर पूजा करने का, तो वो मस्जिद में जाकर पूजा कर सकता है। मुस्लिम को मन है मंदिर में जाने का, तो मुस्लिम मंदिर में जा सकता है। किसी भी तरह का उसको आप रोक नहीं लगा सकते। भारत में के संविधान में देखो, संविधान तो बन गया उसमें, लेकिन कुछ जब सुधार करना होता है ना, तो संविधान संशोधन किया जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पहले भी बता चुके हैं कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 के आसपास। उसी समय क्या किया गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन जब भारत का संविधान बना था, जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी का सरकार आया और 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसी में इसको जोड़ दिया गया। अब देखिए, सांप्रदायिकता क्या है।
ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप लिखेंगे, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के दूसरे धर्मों को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, लग रहा है लिखा हुआ है, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों के पर से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और अपने धार्मिक फायदों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना तथा धर्म के नाम पर नफरत फैलाना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता क्या है? एक जहर के समान है जो इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। एग्जाम में आप इसको लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। सांप्रदायिकता का यह परिभाषा है, इसको आप अच्छा से लिख लेंगे, इसका आप नोट्स बनाते रहेंगे। सांप्रदायिकता का मुख्य तत्व क्या क्या है? देखो बच्चों, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर बिपिन चंद्र, उन्होंने बताया था कि सांप्रदायिकता के 3 गो मुख्य तत्व हैं। पहला है, एक धर्म को मानने वाले लोग सभी लोगों को सांसारिक अर्थात राजनीतिक आर्थिक हित एक जैसे ही होते हैं। कोई भी धर्म का लोग है, किसी भी धर्म को मानता है, उसका सांसारिक हित एक ही जैसा होता है, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक। जैसे मान लीजिए कि मुसलमान है, उसका वो अल्लाह का पूजा कर रहा है, हिंदू है भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों का भावना एक ही है कि नहीं? दोनों भगवान से क्या बोल रहे, हे भगवान हमको शक्ति दीजिए। हम मुसलमान जाकर कर रहे हे अल्लाह हमको शक्ति दीजिए। दोनों का धार्मिक चीज भी एक है कि नहीं है? राजनीतिक चीज, कोई गरीब है, किसी को खाने के लिए अनाज नहीं है, तो सरकार से क्या कहेगा कि हमको अनाज दीजिए। हिंदू कह रहा है, मुसलमान, दोनों सेम बात कहेगा। तो पहला बिपिन चंद्र ने पहला तत्व बताया था सांप्रदायिकता का कि एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों का सांसारिक हित एक जैसे होते हैं। दूसरा, एक धर्म के अनुयायी के हित दूसरे धर्म के अनुयायी से बिल्कुल अलग होते हैं। कोई एक धर्म मानने वाला आदमी है, वो दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनसे एकदम अलग सोचना शुरू कर देते हैं। ये दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व है, विभिन्न धर्मों के लोगों के हित न केवल अलग होते हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अब देखिए ना, हिंदू है मुसलमान है, वो क्या करता है? हिंदू बोलता है कि गाय हमारी माता है, मुस्लिम धर्म के लोग गाय को खाते हैं और हिंदू धर्म के लोग गाय को पूजा करते हैं। अब इनका देखिए, इनका हित अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो इस हित के कारण वो एक दूसरे का विरोधी बन जाएंगे। तो डॉक्टर बिपिन चंद्र ने सांप्रदायिकता के 3 मुख्य तत्व बताए थे। पहला, सबका सांसारिक हित, लोगों का जो हित है एक जैसा है। दूसरा, एक धर्म का दूसरे धर्म के अनुयायी से बिल्कुल अलग हित होता है। हित माने क्या? उसका फायदा, उसका भावना। और तीसरा बता दिए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे सांप्रदायिकता क्या है, आप पूरा लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, भारत में सांप्रदायिकता का विकास और इसके परिणाम। भारत में सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति के कारण बोया था। भारत में सांप्रदायिकता के बीज सबसे पहले अंग्रेजों ने बो दिया था, फूट डालो और राज करो की नीति के लिए। फूट डालो और राज करो, 2 धर्म के लोग को लड़ा दो और क्या करो। 1857 की क्रांति हुई, उसमें हिंदू मुसलमान का करके क्या किया अंग्रेज? 1857 की क्रांति को दबा दिया। दूसरा देखो, 1906 में अंग्रेजों के उकसाव में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया। यही मुस्लिम लीग ने है जो भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश, भारत से पाकिस्तान को अलग करवा दिया था। यही मुस्लिम लीग है। 1906 में इसका गठन हुआ था और यही इस मुस्लिम लीग का गठन करवाया था अंग्रेज। लॉर्ड कर्जन, एक कर्जन था, कर्जनवा, लॉर्ड वोर्ड मत बोलो उसको, कर्जनवा बोलो। कर्जनवा इसका गठन करवाया था कि कांग्रेस को दबाने के लिए। कांग्रेस को कहा जाता था कि वो हिंदू की पार्टी है, तो कहा कि वो मुस्लिम का पार्टी बनाओ और कांग्रेस को दबाओ, यहाँ फूट डालो और राज करने के लिए 1906 में अंग्रेज ने मुस्लिम लीग का गठन किया। 1909 में भारत शासन अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कर भारत में सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दे दिया। देखो ना भाई, फूट डालो और राज करो की नीति चलिए रहा था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, लेकिन बाद में अंग्रेज क्या किया? 1909 में एक आया था 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको हम लोग मार्लो मिंटो सुधार भी बोलते हैं। इसी सुधार में क्या किया कि पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब कहा कि मुसलमान को वोट मुसलमाने देगा, हिंदू को वोट हिंदुए देगा। जैसे ही बात का बंटवारा हुआ, भारत में हिंदू मुसलमान को समझो एकदम अलग अलग बांट दिया, यानी एक 2 संस्था के रूप में बना दिया। ये दोनों मिलकर खूब एक दूसरे को लाठा लाठी जूता चप्पल मार पीट सब शुरू कर दिया। तीसरा देखो, सांप्रदायिकता का सबसे भयानक परिणाम भारत का विभाजन था। धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान बने, जिसमें लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और बेघर हो गए। अरे भाई, किसी दिन एक वीडियो बना के आपको बताएंगे वो भारत के विभाजन का दुख।
हम लोग सुनते हैं तो हम लोग की रोआं खड़ा हो जाता है। और जो उस चीज़ को झेला होगा बच्चों, सोचो उसके साथ क्या बीतता होगा। इसी सांप्रदायिकता का देन है कि बच्चों भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा धर्म के नाम पर ही 2 अलग-अलग धर्म वाले ही मिल के सांप्रदायिकता को नहीं फैलाते हैं। कभी-कभी सेम धर्म के कारण ही देश भी टूटता है। सेम धर्म के लोग अपने में लड़ के देश को तोड़ते हैं। इसे याद होगा आपको, हम पहले चैप्टर 1 में ही पढ़ाए थे कि वहाँ पर आपका आयरलैंड में आपका 2 ईसाई समूह के 2 समूह जो है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो अपने में लड़ते थे। तो इसी तरह देखो क्या हुआ कि जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ ना बच्चों, तो क्या हुआ कि उस समय एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान है। लेकिन क्या किया कि पश्चिमी पाकिस्तान का जो जो अभी का पाकिस्तान है, वहाँ के लोग कहते थे कि हम लोग श्रेष्ठ मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश वाला ये बंगाली है, ये सब मुसलमान नहीं है। तो भेदभाव करना शुरू किए। तो वहीं बांग्लादेश का 1971 में उदय हो गया। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसमें हम लोग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करवाए थे, उसी समय भारत उसी समय पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग-अलग बँट के 2 देश का निर्माण हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है 1971 में पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बना। इससे यह साबित हो गया कि केवल धर्म किसी देश को एक बनाए रखने की गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह मुस्लिम बहुसंख्यक थे, फिर भी भाषा के आधार पर वे अलग हो गए। तो कभी-कभी बच्चों भाषा के आधार पर भी लड़ाई होता है। जैसे आप देखें ना श्रीलंका वाला, वहाँ तमिल और सिंहली के बीच में लड़ाई होता था, एकदम भयानक वाला लड़ाई चलता था। उसी तरह बच्चों अभी आप बांग्लादेश में देखिए, भाषा के आधार पर पाकिस्तान टूट के 2 देश बन गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कहीं पाकिस्तानी बोलता था कि बांग्लादेश सब बंगलिया है, बंगाली बोलता है, वो सब नीचा है, वो सब छोटा है। अभी बांग्लादेश के लोग को खराब लगा। बांग्लादेश के उस समय एक लीडर थे, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और भारत का सहायता लेकर 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। और उस समय बांग्लादेश नया भाषा के आधार पर बँट गया, टूट गया और एक नया देश बना। कुल मिला के बच्चों दूसरा चैप्टर का समाप्ति हो गया। हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे वीडियो को पढ़ लिए होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आप क्या करेंगे, इस सब चैप्टर का बढ़िया से रोक-रोक के नोट्स बनाएँगे। वैसे हम नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल ही देते हैं, लेकिन आप रोक-रोक के नोट्स बनाएँगे और अपने से जब नोट्स बनाएँगे तो आपको याद भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। और अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे, आपको समझाया जाएगा इस बात को। तो बच्चों हम विदा लेते हैं, इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर लेके आएँगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर बच्चों थोड़ा लंबा हो गया है, अभी दूसरा चैप्टर का या जो सेकंड पार्ट है, ये भी थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन जब कंटेंट आप पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा ही। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों कि बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा देना है। इसी हाल में, इसी चैनल का कोई ना कोई बच्चा को टॉपर बनाना है। हम लेते हैं आपसे विदा। सभी बच्चों को थैंक यू। मन लगा के पढ़िए, आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और हमारा सहयोग है, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।